साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज अधिकारी लोगों ने मीटिंग में क्या बताया है, जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चलने वाली है 18, 19, 20, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। बाद में कमेंट करके मत कहना कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। आप प्लीज़ पूरा सुने, उसके बाद कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको समझ में आएगा कि भुगतान कब से होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद ही। पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस वीडियो की तरफ। ये ऑडियो आप सुनिए और फिर बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। चाहूंगा इस लीगल मैटर पे जो 9 और 10 तारीख को जो केस में जो मैटर आई है, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने डिफाइन किया है कि एक ऐसे पद का उस दिन उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने स्पष्ट रूप से भारतवर्ष के सभी लॉयर्स को, जो भी 2012 से लेकर के 2022 तक अपने अपने लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जहां भी लोगों ने अपनी अपनी एफआईआर दर्ज की है, उन सभी लोगों को सख्त रूप से निर्देश दिया गया है कि एक दस्ती नोटिस के माध्यम से उन सभी लोगों को सूचना पहुंचा दिया जाए जो लोगों ने 2012 से लेकर के 22 तक अपनी बातों को सम्मानित जमाकर्ता को, अपने ऑनरेबल सुप्रीम, इन सारे कोर्टों में जो रखे हैं उनकी बातों को वहां तक पहुंचा दिया जाए, ताकि ये कोई लॉयर ना कह पाए कि मुझे जानकारी मिली नहीं, मुझे मौका नहीं मिला और मैं उपस्थित नहीं हो पाया। इसलिए दस्ती नोटिस की व्यवस्था की गई है ताकि सारे लोगों को जानकारी मिल जाए और अगली जो तारीख पर है उनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए और उस पर जो है उनको कोई भी आपत्ति व्यक्त करनी है तो वो व्यक्त को रखा जाए और सुना जाए, समझा जाए और जीरा करते हुए, बहस करते हुए उस पर निर्णय दिया जा सके, आदेश दिया जा सके, जिसके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। जिसमें एक बहुत ही लर्नेड सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जैसा सर ने कहा, उस पर नियुक्त किए गए हैं, जिसका नाम है ऑनरेबल शेखर नफाड़े साहब। उनको एक पद दिया गया है जो एक लीगल टर्म में होता है, जैसा सर ने कहा कि अमिकस क्यूरी का लैटिन शब्दों में उसका शाब्दिक अर्थ होता है न्याय मित्र। उसका कार्य यह है व्यवहारिक रूप से वो किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, नहीं वो सहारा का प्रतिनिधित्व करेगा, नहीं सेवी का प्रतिनिधित्व करेगा, वो बल्कि वो न्यायालय की मदद करेगा, वो न्यायालय का मित्र होता है। सारी बातों को न्यायालय की तरफ से अपनी बातों को रखेगा। उनको इस कार्य को संपादित करने के लिए एडिशनल 2 लॉयर्स दी गए हैं। एक जो है, और जैसा सर ने कहा, बहुत अच्छी बातों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विल बी एक्ट एज ए नोडल एडवोकेट एंड लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर के रूप में उनको एक नियुक्त किया गया है। ही विल बी पेड आउट ऑफ पॉकेट मनी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस के तहत एज पर द बिल और इनवॉइस रेज्ड जो भी करेंगे, जो लीगल एक्सपेंसेस में आएगा उनके तहत जो है संस्था की तरफ से, सहारा इंडिया परिवार की तरफ से हर हियरिंग पे उनको 10,000 जो है, जो एस्क्रो अकाउंट में अवेलेबिलिटी अमाउंट है, वहां से उनको पेमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ एक और एडिशनल एडवोकेट को जो है, जो भी काफी लर्नेड पर्सन रहेंगे, उनको भी नियुक्त किया गया है। उनका जो काम की जिम्मेदारी दी गई है वो ये है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे और न्यायालय में पढ़ करके जो है उसको सुनाएंगे। उनको भी जो है 40,000 बीइंग एज ए सैलरी के रूप में पर मंथ, वो भी जो है सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट से उनको जो है सहारा की तरफ से उनको भुगतान किया जाएगा। इस तरह की उनकी व्यवस्था दी गई है। और नोडल जो ये दोनों एडवोकेट होंगे, उनकी उसको एक शाब्दिक अर्थ में कह दे, उसको अगर डिफाइन करना चाहे उसका कार्य क्या है, तो नोडल अधिकारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। और वो अधिकारी जो है राज्य सरकार के अधीन एक कर्मचारी होता है। उनको इस तरह से जो है दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे, उसके तहत उसकी नियुक्ति की गई है। तो बड़े ही अच्छे ढंग से जो है ये अभी जो नए चीफ जस्टिस साहब
की जो गठन हुई है या वो अभी सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए जो है इस तरह से न्यायिक व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ किए हैं। और मैं आशा करता है फ्लेक्सिबल टाइम है, जैसा हम लोगों ने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 10, 11, 12 3 डेट दी गई थी, लेकिन वह फ्लेक्सिबल डेट होने के कारण 9 तारीख से हियरिंग शुरू हो गई और 9 और 10 को ही हियरिंग हुई, 11 और 12 को हियरिंग नहीं हुई। इसी तरह से प्रॉम्प्ट होकर के वो बहुत जो हर कामों को ये चाह रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ जो है इस कामों को कम समय में उसको निपटाया जाए। तो 18 और 19 और 20 एक शेड्यूल टाइम दी गई है, लेकिन दिस इज द फ्लेक्सिबल टाइम। हो सकता है ये सारे कार्य को संपादन करने में अगर पहले हो गया तो ये फ्लेक्सिबल टाइम है कोर्ट का, हो सकता है उससे पहले भी तारीख कर सके, हो सकता है उसके बाद भी तारीख जाए, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उससे पहले तारीख हो जाए। इन सारी प्रकरणों के लेकर के अभी जो हमारी डेली एनआई पे और रिन्यूअल पे जो रोक लगी है उसके लेकर के भी आदरणीय जो है आपको दिल्ली हाई कोर्ट को भी जो है आदरणीय चीफ जस्टिस साहब के द्वारा जो है उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि आप इंडिपेंडेंट होकर के जो भी एनआई पे जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं उसको भी कम समय में तेजी के साथ उसको जो भी आदेश आपको निर्गत करना है उसमें भी तेजी के साथ उस पर आप डिसीजन लेकर के आदेश कर दें। तो निश्चित रूप से जो है सारे माहौल जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों को आने वाला समय में, जैसा सर ने कहा 18 तारीख हम लोगों के लिए बहुत ही एक अपने जीवन के लिए, हमारे सम्मानीय जमाकर्ता की धन की सुरक्षा के लिए, हम सभी लोगों की जीविका के लिए एक बहुत ही सुंदर वो 18, 19, 20 जो है वो अवसर होगा, वो दिन होगा हम सभी लोगों के जीवन के करियर के लिए। इस बातों को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बात कहना ये चाहेंगे कि सहारा इंडिया परिवार 1978 से लेकर के वर्तमान तक जो भी विधि व्यवस्था के तहत अपने धन को संग्रह करने का कार्य किया है, कहीं से भी इलीगल कोई कार्य नहीं किया है। पूरी तरह से संवैधानिक स्तर पे जो वित्तीय संस्थान का जो एक व्यवस्था होती है उसी के तहत आज तक हम लोग अपने काम को करते आए हैं, कहीं से भी इलीगल काम नहीं किए हैं। जहां तक हम लोग बॉन्ड पे प्रकाश डालना चाहे, हालांकि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जब हम लोगों ने काम किया, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट और बाइंड अप करने के लिए भारत के वित्तीय संस्थान या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन होता है, उसी के तहत होता है। जब RNBC एक्ट के तहत हम लोग सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको बाइंड अप क्यों कर दी गई। उसकी 2 शर्तें होती है, 2 आधार होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं। उस फैक्टर का ये होता है कि 2 तरह के से फैक्टर को बंद किया जाए, 2 तरह से बंद किए जाते हैं। एक होता है टाइम बाउंड, दूसरा होता है आपका बिजनेस वॉल्यूम। तो हमारी जो फील्ड स्ट्रेंथ इतने हैं कि 12 लाख ऑफिस और फील्ड के कर्मचारी की संख्या है और भारत पूरे सहारा 28 राज्यों में 5000 ब्रांचों के माध्यम से अपने कार्य संपादित होते हैं। निश्चित तौर पे सारे वित्तीय संस्थानों की तुलना में सहारा इंडिया परिवार का जो फील्ड फोर्स है वो इतना अधिक है कि समय से वो पहले अपना बिजनेस वॉल्यूम को पूरा कर लेता है। तो टाइम पूरा होने से पहले ही अपना बिजनेस वॉल्यूम पूरा हो गया था, जिसके कारण सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बाइंड अप करना पड़ा और जो है दूसरे सहारा मल्टी एसेट क्रेडिट सोसाइटी या सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हम लोगों को काम करना पड़ा। हम इस चीजों को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो बॉन्ड का मैटर जो लीगल आई, इसका कहीं से हम अनाधिकृत रूप से बॉन्ड को मार्केट पे नहीं बेचा था। हम सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी एक बार स्मरण दिलाने की कोशिश मैं करूंगा कि ये बॉन्ड का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हमारी 4 योजनाओं को, निर्माण बॉन्ड, एबोर्ड बॉन्ड, रियल एस्टेट बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड, उन्होंने स्कीम को डिजाइन किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स किया, टेन्योर का फिक्स किया, स्कीम का नोमेनक्लेचर किया और मार्केट में हमको बेचने के लिए दे दिया गया। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये व्यवस्था है कि कोई भी वित्तीय संस्थान को रेगुलेट करने के लिए, उस संस्थान को जो पैसे लेन देन करने वाली संस्थान है उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर नियुक्त करता है। उसी के तहत चूंकि बॉन्ड आता है सेबी के अधीनस्थ थी, तो सबसे सर्वप्रथम सेबी की ये जिम्मेदारी दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से कि आप जो है सहारा इंडिया के बॉन्ड को मार्केट में बेचने की अनुमति प्रदान मेरे तरफ से कर दी गई है, आप उनकी पूरी तरह से व्यवस्था दें। सेबी ने कहा था कि सहारा इंडिया का जो बॉन्ड है वो अलग नेचर का है, हम उस नेचर के बॉन्ड का रेगुलेट करने के लिए एज ए वित्तीय संस्थान के संवैधानिक तौर पे हम अधिकृत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि इस आधार पे
कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। वन इज एक्सिस बैंक, बजाज एलियांज, एचडीएफसी, आईसीआईसी एवं नेशनलाइज बैंक। इन बॉन्डों में इन्वेस्टर पहला दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर ये है कि इन संस्थानों में जो इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदते हैं वो पहला फैक्टर है कि स्वयं से जाके वो खरीदते हैं, वहां एजेंसी जॉब नहीं होती है। ना आईसीआईसी में होता है, ना एचडीएफसी में होता है, ना एक्सिस बैंक में होता है, ना बजाज एलियांज में होता है, इवन नेशनलाइज बैंक में भी नहीं होता है। तो पहला फैक्टर है कि वहां एजेंसी नहीं होती है, इन्वेस्टर स्वयं से जाकर के वो बॉन्ड को खरीदते हैं। दूसरा फैक्टर होता है कि वहां रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते, वो उस कंपनी के या उस बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है इन्वेस्टर का लाभांश। और तीसरी बात ये होती है कि उनको एजेंट टू का लाइसेंस नहीं होता है। और तो इस आधार पे जो है वो हम उस तरह के नेचर के बॉन्ड जो है सेबी देखता है। सेबी ने ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ये बातें इस आधार पे उन्होंने कहा कि इस आधार पे जो है अधिकृत रूप से हम उनके सहारा के बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए अधिकृत हम नहीं है, हम अनथराइज हो जाएंगे। तब ने उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि ठीक है, आपने जो भी बातें कही है इसको एफिडेविट के माध्यम से पार्लियामेंट में सबमिट कराइए। पार्लियामेंट का जब अधिवेशन चलेगा तो जब उसमें एक्सपर्ट जो होंगे उनसे राय ली जाएगी, दूसरे रेगुलेटर को ये जिम्मेदारी नियुक्त की जाएगी। फिर वो पार्लियामेंट में अपने एफिडेविट को सबमिट किया, जिस एफिडेविट को सहारा इंडिया परिवार ने अपने उस कोर्ट के माध्यम से रखा भी गया था सहारा सेबी के जो हियरिंग में, कि जब आपने ही लिख करके दिया था कि मैं सहारा इंडिया के रेगुलेटर नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ दैट सच फैक्ट्स, फिर आप आज कहां से कह रहे हैं कि हम रेगुलेटर हैं। तब ये जिम्मेदारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार को दिया कि आप इसके बॉन्ड को रेगुलेट करें और कितना मार्केट से फंड जनरेट किया है, कहां इन्हें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना पेमेंट किया, इसकी बैलेंस शीट का लगातार आप जो है ऑडिट करें और इसमें कोई अगर कोताही होती है तो इसको रिपोर्ट करें। अब 10 वर्षों तक लगातार सहारा इंडिया परिवार के द्वारा जितने भी अपने क्षेत्र से फंड की उगाही ये चारों बॉन्ड के माध्यम से की गई, उसकी बैलेंस शीट की जो है लगातार मॉनिटरिंग की जाती रही, ऑडिट की जाती रही, क्लीन शीट का लेटर दी जाती रही। लेकिन पॉलिटिकली स्टैंड के कारण बायस्ड होकर के, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सहारा इंडिया परिवार को पूर्व की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कहीं से नाम लेने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है परम आदरणीय परम पूजनीय सहारा श्री महोदय के एक सच्चाई देश हित में एक वक्तव्य दिया गया, जिसके कारण सहारा इंडिया परिवार को आज प्रताड़ित की जा रही है। और आज हम 12 लाख कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो है फील्ड और ऑफिस लेते हुए और 18 करोड़ 37 लाख एज द बैलेंस शीट ऑफ 2012 के आधार पे ये 18 करोड़ 37 लाख जमा करता जो है आज हम लोग जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। वो मैटर था क्या कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार जय जय बी बहुत से आई और 2/3 बहुमत से वो जीत करके आई, उस वक्त प्रधानमंत्री बनने का पूरी हो गई थी तैयारी कि श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। उस वक्त जो है परम आदरणीय पूजनीय सहारा श्री महोदय ने 2 बातें कही थी कि एक तो है कि आप विदेशी मुल्क की महिला है और दूसरी बात आप किसी पद पे पदासीन नहीं है। तो देखा आपने, सुना है कि इनके हिसाब से जो कुछ है वो कांग्रेस की देन है और उनका ये भी कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में शायद अप्रैल से पहले भी हो सकती है ये दिन या उसके बाद भी हो सकती है। फिलहाल उम्मीद है फाइनल जजमेंट आने की और सब सहारा इंडिया के पक्ष में जा रहा है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद।